हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग का हाई फाइव। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो सीरीज़ विच इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो आप सोचेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ऑलरेडी सीरीज़ चल रही है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है, बट स्टिल आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज़ साइड बाय साइड विच इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे वीडियो भी अपलोड करती रहूँगी मैं। फिलहाल के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए पहले मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट किया था क्योंकि उसके कुछ कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होने थे। तो अब हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो जैसे हमने बात करी थी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, किसी भी फर्म जो फाइनेंसिंग करती है अपने ऑपरेशन की, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। सिमिलरली जो उस कैपिटल का मिक्स है, यानी कि उस कैपिटल में हमने कितना डेट यूज़ किया है, कितनी इक्विटी यूज़ करी है, वो डिफाइन करता है कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। सो इन सिंपल वर्ड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी फॉर फाइनेंसिंग द बिजनेस ऑपरेशंस। कि मान लो अगर कोई फर्म है जिसने ओवरऑल 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसमें से 40 लैक्स हैं जो डेट है एंड 60 लैक्स इज इक्विटी। तो जो ये 40 और 60 का रेशियो है, यही इसका कैपिटल स्ट्रक्चर है, दैट हाउ मच डेट इज़ यूज्ड एंड हाउ मच इक्विटी इज़ यूज्ड। सो व्हाई डू वी स्टडी कैपिटल स्ट्रक्चर इन द फर्स्ट प्लेस? लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हमने यही समझा था ना कि क्या क्यों हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को स्टडी करते हैं, क्योंकि कॉस्ट की वजह से ही तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड होती है और उसी के थ्रू हम डिफरेंट जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करते हैं, कैपिटल बजटिंग करते हैं। सो सिमिलरली कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हेल्प करता है टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि जो कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला हम टॉपिक कर रहे हैं, अगर हमें इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है देन वी हैव टू पे अटेंशन टू आवर कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कम मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी कि हमारी जो फर्म है उसकी मार्केट वैल्यू, कि वो मार्केट में कितना अच्छी फर्म समझी जाए। मार्केट वैल्यू इज़ दैट इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हम रिफ्लेक्ट करें तो हमारी जो अर्निंग्स हैं उनको कैपिटलाइज करते हैं हम। सो जब कैपिटलाइज्ड अर्निंग या फिर जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो हमारी हमें मैक्सिमाइज करनी है, तो कॉस्ट मिनिमम होगी तो ऑफकोर्स हमारी जो वैल्यू है वो अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगी। सो दीज टू आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ हम कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हमें एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है जिसको हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलेंगे, जहाँ पे कॉस्ट कम से कम आएगी और वैल्यू ऑफ फर्म हाईएस्ट रहेगी। सो कैपिटल स्ट्रक्चर करते हुए कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, टर्म्स हैं जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी पढ़ी थी। जो के ई है हमारा, इट इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की जो भी कॉस्ट होगी। के डी इज़ द कॉस्ट ऑफ डेट, राइट। एंड यहाँ पे WACC की बात हम करेंगे। WACC क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बिकॉज हम ये देखेंगे कि ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई। इसको KO से भी हम डिनोट कर सकते हैं। जो हमारा WACC है इसको हम KO भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल कॉस्ट को डिफाइन करेगा कि कितनी इक्विटी की कॉस्ट है, कितनी डेट की, एंड देन एवरेज कितना आता है दोनों का। Then comes financial leverage. Financial leverage is again a full-fledged topic in corporate finance, वो भी हम करेंगे बाद में। फिलहाल के लिए leverage को आप इतना ही समझिए कि हम यूज़ ऑफ डेट करते हैं जब अपनी कैपिटल के अंदर इक्विटी के साथ साथ डेट का यूज़ करना, इट इज़ नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज। सो जो इस टॉपिक में कैपिटल स्ट्रक्चर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब अगर हम इन थियरीज़ की बात करें तो थियरीज़ हमारे पास 4 थियरीज़ आएंगी, जिसमें हमारे पास होगी नेट इनकम अप्रोच, देन कम्स नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, NOI जिसको हम लिखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड फाइनली मोडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच जिसको हम MM अप्रोच के नाम से भी जानेंगे। तो ये जो थियरीज़ हैं हम क्यों पढ़ते हैं? एक्चुअल में ये थियरीज़ हमें हेल्प करती हैं, या फिर ये लगा लो ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो ये हमें बताते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या एक्चुअल में किसी फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करता है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। सो ये जो ऑब्जेक्टिव थे ना, उसी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास ये थियरीज़ हैं। तो अगर हमें अपनी फर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तब हम ये थियरीज़ यूज़ करते हैं, जिसमें से कि कुछ थियरीज़ ये बोलती हैं
कि कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यू इम्पैक्ट होती है, वाइल कुछ थियरीज बोलती हैं कि वैल्यू इम्पैक्ट नहीं होती। तो फर्स्टली वैल्यू ऑफ फर्म अगेन क्या है कि हमारी जो अर्निंग है उसको कैपिटलाइज किया है, तो वैल्यू ऑफ फर्म का ये फॉर्मूला अपने थ्रू आउट याद रखना है। सारी की सारी अप्रोचेज में हम यही यूज़ करेंगे। EBIT दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय WACC, अगेन WACC इज द ओवरऑल कॉस्ट। एंड अदर फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ, ये BE है, इट इज़ वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, यानी जितनी हमारी इक्विटी की वैल्यू है और जितनी डेट की वैल्यू है उसको टोटल भी कर लें तब भी हमारी वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। देन देयर आर सर्टेन कॉमन अजम्पशंस टू द कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉमन अजम्पशन की अगर हम बात करें तो फर्स्टली सब क्या मान के चलती हैं कि कांस्टेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने 1 करोड़ कैपिटल शुरू में ली थी, अगर नई कैपिटल इशू करनी है तो फिर 20 लाख हमने डेट ले लिया या 20 लाख इक्विटी ले लिया, कि 1 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा। 1 करोड़ के अंदर ही हम चेंज कर सकते हैं। मान लो 40 लाख डेट कर दिया, 60 इक्विटी कर दिया, या 60 डेट कर दिया, 40 इक्विटी कर दिया, या 50-50 कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते कि 60 लाख हमने इक्विटी रखा हुआ है, 40 डेट था, आगे हमने 20 का फर्दर डेट इशू कर दिया तो 60 और 60 120 हो जाए। ऐसा नहीं करना। हम यही मान के चलते हैं कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग थ्रू डेट एंड इक्विटी ओनली। हम यही मान के चलेंगे, या तो हम डेट से पैसा लगा रहे हैं या फिर सिंपल इक्विटी शेयर से पैसा लगा रहे हैं, कोई भी अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस वी आर नॉट यूजिंग। नेक्स्ट असम्पशन इज नो टैक्सेस। इट मीन्स हमने ये अज्यूम करके चलना है कि ना तो कॉर्पोरेट कोई टैक्स दे रहा है ना ही पर्सनल कोई टैक्स है, यानी कि जो हम डेट की कॉस्ट के लिए 1-T यूज़ करते थे या फिर करते हैं इन शॉर्ट, तो हम जो 1-T करते थे कि भाई यहाँ से जो हमारी डेट की कॉस्ट है वो कम हो जाती है टैक्स की वजह से, वो यहाँ पे हमें नहीं करना। नो टैक्सेस आर देयर एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हर केस में हम यही मानेंगे कि डेट की कॉस्ट कम होती है और इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि इक्विटी में रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी थियरीज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए। तो पहले जो मैंने इस वीडियो में कवर करा है वो है नेट इनकम अप्रोच। सिर्फ एक ही थियरी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, नेक्स्ट थियरीज़ के लिए अलग अलग से वीडियो आएंगी, सो यू कैन ट्यून इन। तो हमारे पास अजम्पशन है इस थियरी की, ये तो थी जो कॉमन अजम्पशन है। इसके अलावा नेट इनकम अप्रोच क्या मान के चलती है, फर्स्टली आप यही मान लो कि KE एंड KD यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट आर कॉन्स्टेंट। ओके, दोनों कांस्टेंट है। और यही वाली अजम्पशन कि डेट की कॉस्ट हमेशा लोअर रहेगी इक्विटी से, और जब हम डेट इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो WACC है या ओवरऑल कॉस्ट है वो हमेशा रिड्यूस होगा और फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इसका मानना है कि रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर डू नॉट चेंज, कि कितना भी डेट यूज़ कर लो आप, उससे फर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कभी ये नहीं लगेगा कि आपने ज़्यादा डेट यूज़ कर लिया और फर्म में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो गया। तो रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं करती। डेविड ड्यूरन ने ये थियरी दी थी, ठीक है, जो बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट होता है फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ फर्म। तो ये इसका एक डायग्राम है, इफ़ यू वांट टू पुट इट इन योर आंसर्स, अगर आप कहीं पे सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आप ये डायग्राम बना दें। तो हम यहाँ पे कॉस्ट दिखाते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर लेवरेज। लेवरेज मीन्स डेट का यूज़ कितना बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये देखो, ये के यहाँ पे KD इज डेट एंड KE इक्विटी, KD से ऊपर है KE, और फिर ये जो ओवरऑल कॉस्ट है ये हमेशा डाउन आ रहा है। जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ जो ओवरऑल कॉस्ट है वो डाउन आ रहा है। सो दिस इज एज पर द अजम्पशन ऑफ दिस थियरी। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट की। न्यूमेरिकल में क्या करना है हमें, देयर आर सर्टेन टर्म्स दैट यू शुड नो इन एडवांस बिफोर मूविंग टू द न्यूमेरिकल। सो फर्स्ट थिंग इज EBIT. We all know that what EBIT is, earning before interest and tax. It will be given to you. Then EBT यानी कि अभी ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स थी, यहाँ से आई हट गया, देन मीन्स अर्निंग बिफोर टैक्स। तो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला सेम, EBIT अपॉन WACC, या फिर अदर फॉर्मूला जिसमें वैल्यू ऑफ फर्म को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं हम, VE इज़ वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड VD इज़ वैल्यू ऑफ डेट। ओके, एंड EBT, अब ये देखो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो कैसे निकलेगा, EBT अपॉन KE, अर्निंग बिफोर टैक्स ये वाली, एंड डिवाइड बाय
कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और वैल्यू ऑफ डेट जो सेम आपको क्वेश्चन में दिया है वही यूज़ करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरेस्ट अपॉन KD करके आई होती है। यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू वांट, बट आपको सेम वही लेना है जो क्वेश्चन में है। बट कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी यू विल ऑलवेज फाइंड आउट, क्योंकि वो हमेशा अलग आएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चेंज होता है। तो अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की कि कैसे एक्चुअल में हमें सॉल्व करना है अगर हमें कोई न्यूमेरिकल देता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्म एंड WACC गिवन सम अदर इंस्ट्रक्शंस लाइक EBIT इज 2 लाख, देन देयर इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इज़ 10%, KD इज 6%। तो हमें यहाँ 2 केसेस दिए हैं। आई हैव टेकन 2 केसेस जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ एक्चुअली द थियोरी और अप्रोच NI अप्रोच वर्क्स। तो डेट का लेवल 5 लाख लिया है, फिर 7 लाख लिया है। ओके, इंटरेस्ट मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया है 6% KD, ठीक है। डेट वाला हमें यूज़ करना है डेट पे इंटरेस्ट के लिए। तो डेट पे कितना इंटरेस्ट बना, 5 लाख पे 6% के हिसाब से 30,000, एंड सिमिलरली 7 × 6 42,000 हमारा 7 लाख के ऊपर बनेगा। तो यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं केस 1, ये मैंने लिखा है। इसके बाद हम फिर केस 2 करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। हम इनको करेंगे सॉल्व 1 by 1 फर्स्टली एंड देन आई विल कंपेयर इट टू, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द EBIT थिंग। ओके, EBIT मैंने लिखा। अब मुझे पता है कि मुझे क्या क्या फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करना है, जिसके लिए मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी होना चाहिए और WACC होना चाहिए। तो देखो, अब WACC के लिए मेरे पास EBIT और वैल्यू ऑफ फर्म होना चाहिए। तो इसीलिए मुझे पहले वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करना पड़ेगा। कौन से फॉर्मूला से? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट वाले फॉर्मूला से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। हमारे पास EBIT है, हमने माइनस किया इसमें से इंटरेस्ट 30,000 जो मैंने फर्स्ट केस में कैलकुलेट किया था। तो अब हमारा EBT कितना आया, 2 लाख में से 30,000 गया 170, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो 10%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और EBT 2 चीज़ें हैं, इससे हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल सकता है। वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला मैंने यहाँ भी लिखा था और यहाँ पे अगेन EBT अपॉन KE। तो ये लिखा मैंने 1,70,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 बिकॉज इट वॉज अ परसेंटेज। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आया, 17 लाख। अब वैल्यू ऑफ डेट क्या है, जो क्वेश्चन में गिवन है सेम वैल्यू हमें लेना है। ओके, तो 5 के 5 लाख लिया। तो हमारा जो फॉर्मूला था सेकंड ही वाला कि जो S है वो क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो इक्विटी की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट करी है, वैल्यू ऑफ डेट मेरे पास अब ऑलरेडी गिवन है, तो दोनों को प्लस कर दूंगी, यानी 17 + 5 22 लाख इज़ द वैल्यू ऑफ फर्म। अब जो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला था, देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला लिखा था EBIT अपॉन WACC, ठीक है। ये S था मेरे पास। तो मैं अगर इसको WACC को उस तरफ ले जाऊँ, वैल्यू ऑफ फर्म को नीचे ले आऊँ, तो ये WACC का फॉर्मूला बन गया। यानी WACC अगर निकालना है तो क्या कर सकते हैं, EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। तो अब मेरा EBIT गिवन था, वैल्यू ऑफ फर्म मैंने इक्विटी और डेट को यूज़ करके निकाल लिया, और फिर मेरा क्या आ गया यहाँ पे, EBIT अपॉन S करके 9.90, दिस इज़ द WACC। मूविंग टू द नेक्स्ट केस, क्या डिफरेंस आया, डिफरेंस आया इंटरेस्ट में। फर्स्टली इंटरेस्ट डिफरेंट आया, इंटरेस्ट आया 42, क्योंकि 7 लाख डेट है। तो उसको जब माइनस किया तो मेरे पास कितना आया आंसर, वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए 158,000 मेरा EBT आया, डिवाइड बाय 10 इंटू 100 किया तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आई, ठीक है। EBT अपॉन KE है ना, तो EBT 158 आया इस क्वेश्चन में। EBIT सेम था बट EBT अलग आएगा क्योंकि इंटरेस्ट अलग अलग है। तो इसी वजह से जब हमारा EBT अलग आया तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अलग आई, तो 15,80,000। लेकिन इस केस में डेट था हमारा 7 लाख। तो जब दोनों को जोड़ा तो फर्म की वैल्यू कितनी आई, VE + VD, ठीक है। वैल्यू ऑफ इक्विटी हमने निकाला, डेट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, ये शुरू में केस 2 का गिवन था। तो 22,80,000 आया, ठीक है। अब इसी वैल्यू को यूज़ करके WACC निकाला। WACC कैसे निकला, EBIT अपॉन S। EBIT हमने अभी जो 2 लाख था हमारा शुरू में गिवन है, और वैल्यू ऑफ फर्म हमने अभी निकाला है, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ये हमारा आया 8.7%। तो देखिए अब हमारे पास क्या आया कि हमारा WACC क्या है, जो शुरू में 9.09 था अब 8.7 हो गया है, एज द लेवल ऑफ डेट इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 to 7 लाख। इसमें हमारा 5 लाख था ना, देखो डेट फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में 7 लाख था। तो जैसे ही डेट इंक्रीज हुआ उसकी वजह
वजह से हमारा जो WACC है वो कम हो गया और फर्म का वैल्यू देखो 22 लाख से 22,80,000 आ गया। तो फर्म का वैल्यू अप हुआ है और जो हमारा कॉस्ट है वो डाउन हुआ है। तो यही तो कहता है कि WACC से हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाती है जब नेट इनकम अप्रोच काम करती है और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाती है। सो दिस इज़ हाउ नेट इनकम अप्रोच वर्क. So for this video, this is all, and if you have any question or doubts, you can mention in the comments. In further video, I'll make it on net operating income approach. तब तक के लिए keep learning. Bye bye.